मान लीजिए कि हमारे पास एक अनंत बड़ी आवेशित तल यानी इन्फिनिटली बिग चार्ज्ड प्लेट है। सवाल ये है कि इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। यही हम इस वीडियो में पता लगाने की कोशिश करेंगे। अब इस पूरी स्थिति को दूसरी ओर से देखने की कोशिश करते हैं। हमें इस अनंत तल यानी इन्फिनिट प्लेट के कारण हर जगह विद्युत क्षेत्र निकालना है। मान लेते हैं कि हम तल S यानी प्लेट S से कुछ दूरी R पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं। तो ये कैसे किया जाए? एक सवाल ये भी है कि हम अनंत आकार के तलों की परवाह क्यों करें? ये असल में तो होगा नहीं। लेकिन अगर हमारे पास एक बहुत बड़ा तल हो और हम उसके बहुत पास हो तो हम इसे अनंत मान सकते हैं। बहुत बड़े तल के पास विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए हम इसी सिद्धांत का उपयोग कर सकते हैं। हालांकि अगर तल से बहुत दूर चले जाएंगे तो ये मान्य नहीं होगा। अब हम इसे निकालने के लिए कौन सा नियम अपनाएं? पहला विचार आता है कूलम का नियम अपनाने का, जो कहता है कि बिंदु आवेश यानी पॉइंट चार्ज के कारण विद्युत क्षेत्र होता है E बराबर Q बटे 4πε0 R²। लेकिन अब तक आपको अंदाजा हो गया होगा कि इस स्थिति में इसे लागू नहीं कर सकते। हमें इस तल को बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना होगा, प्रत्येक टुकड़े का विद्युत क्षेत्र निकालना होगा और फिर उसे जोड़ना होगा। ये गणना बहुत जटिल हो जाएगी, इसलिए हम गॉस के नियम का उपयोग करेंगे। हम यहाँ गॉस के नियम का उपयोग इसलिए कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र सममित यानी सिमेट्रिक होने वाला है, और क्योंकि ये सममित है इसीलिए हम एक ऐसी बंद सतह प्राप्त कर सकते हैं जिसकी सतह पर विद्युत क्षेत्र एक समान हो, यूनिफॉर्म हो, और इसीलिए हम इसे बिना समाकलन यानी बिना इंटीग्रेशन किए इस व्यंजक यानी इस एक्सप्रेशन का मूल्यांकन कर सकते हैं और ये गणना भी कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र क्या होने वाला है। बहुत बढ़िया। और शायद आप सोच रहे हो कि क्या हम हर स्थिति में ऐसा कर सकते हैं? नहीं, ये सिर्फ 3 विशेष परिस्थितियों में आसान होता है। पहला, अनंत बड़ी आवेशित तल यानी इन्फिनिटली लार्ज चार्ज्ड प्लेट। दूसरा, अनंत लंबी आवेशित रेखा यानी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज लाइन। और तीसरा, जब हमारे पास आवेशों का गोला हो यानी स्फीयर ऑफ चार्जेस हो। अब हम ये कैसे पता करें कि विद्युत क्षेत्र हर जगह कैसा दिखता है? इसका तरीका बहुत हद तक उसी तरह होगा जैसे हमने अनंत लंबाई के आवेशित रेखा यानी इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज वायर के लिए किया था। आप वापस जाकर उसे देख सकते हैं अगर आप चाहे तो। चूंकि हम गॉस के नियम का उपयोग करना चाहते हैं तो पहला कदम तो ये जानना है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा हर जगह क्या होगी, और इसे सममिति के आधार पर समझना होगा। अब हम इस स्थिति को इस कोने से देखते हैं और इस समतल चादर को एक रेखा के सहारे 2 हिस्सों में बांट लेते हैं। आप पाएंगे कि ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब है यानी मिरर इमेज है, क्योंकि चादर यानी शीट पर आवेश समान रूप से फैला हुआ है और ये अनंत है। अच्छा, अब हम इस आधार पर क्या कह सकते हैं? इसके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ विद्युत क्षेत्र कैसा होगा। कैसे? देखिए, हम इसे इस तरह करना पसंद करते हैं। पहले किसी भी मनमानी दिशा से शुरुआत करते हैं। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र यहाँ इस दिशा में। अब हम कह सकते हैं कि यह गलत है, क्योंकि विद्युत क्षेत्र ऊपर की ओर क्यों जाएगा? शीर्ष भाग और निचला भाग पूरी तरह से समान है, तो विद्युत क्षेत्र के ऊपर की ओर जाने का कोई कारण नहीं है। विद्युत क्षेत्र इस दिशा में भी नहीं जा सकता, इसीलिए एकमात्र संभावना यही बचती है कि ये ना तो ऊपर होगा और न ही नीचे होगा। अब केवल 2 संभावना है, या तो दाएं या बाएं। और चूंकि हम जानते हैं कि ये धनात्मक आवेश है तो हम अनुमान लगा सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र प्लेट से दूर होगा, इसीलिए यहाँ विद्युत क्षेत्र दाईं ओर होना चाहिए। क्या अद्भुत तर्क है, केवल सममिति के आधार पर। लेकिन हम यही नहीं रुकते। याद रखें, बिंदु P एक मनमाना बिंदु था जिसे हमने चुना था। वो बिंदु यहाँ कहीं और भी हो सकता था और हम वही तर्क फिर से लगा सकते थे। हम इसे 2 भागों में बांट सकते थे, और चूंकि ये सतह अनंत रूप से बड़ी है तो जब भी हम इसे 2 हिस्सों में बांटेंगे हमेशा 2 समान आधे हिस्से मिलेंगे,
और ऊपरी आधा नीचे के आधे के बराबर होगा। इसीलिए हम ये तर्क हर जगह दे सकते हैं। इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र हर जगह कम से कम इस रेखा पर दाईं ओर होना चाहिए और इधर हर जगह बाईं ओर होना चाहिए। और केवल यही नहीं, चूंकि ये बिंदु और ये बिंदु एक दूसरे के समान है, इनके बीच कोई अंतर नहीं है। मतलब आप कह सकते हैं कि हम चादर यानी शीट के केंद्र को देख रहे हैं, और क्योंकि ये चादर अनंत रूप से फैली हुई है तो इन दोनों बिंदुओं में कोई अंतर नहीं होगा। तो विद्युत क्षेत्र यहाँ और यहाँ भी समान होना चाहिए, न केवल दिशा में बल्कि परिमाण में भी। वास्तव में यदि आप किसी दूरी r पर जाते हैं, चाहे ऊपर, नीचे, स्क्रीन के बाहर या अंदर, हर जगह विद्युत क्षेत्र समान होगा, क्योंकि दूरी r पर जाने का अर्थ है कि हम एक ही प्रकार की ज्यामिति में हैं। यही हमारा सममिति तर्क है, सिमेट्री आर्गुमेंट है। अगर हम इसे और स्पष्ट रूप से समझाएं तो मान लीजिए कि हम इस चादर यानी शीट के समानांतर कोई तल यानी प्लेन लेते हैं। अब उस तल पर हर बिंदु की चादर से दूरी समान होगी, और चूंकि सममिति के कारण हर बिंदु एक जैसा व्यवहार करेगा तो उस तल पर विद्युत क्षेत्र हर जगह समान होगा। किसी भी तल को ले जो चादर के समानांतर हो, विद्युत क्षेत्र हर जगह एक समान होगा। यही हमारा सममिति तर्क है। तो अब सवाल ये उठता है कि जब ये पता चल गया है तो गॉस के नियम का उपयोग करने के लिए हमें कौन सा गॉसियन पृष्ठ यानी गॉसियन सरफेस चुनना चाहिए। हमें ऐसा पृष्ठ चुनना चाहिए जिससे समाकलन यानी इंटीग्रल सरल और आसान बन जाए। तो आप कौन सा पृष्ठ चुनेंगे? वीडियो को रोकिए और आप सोचिए। ठीक है, अगर आपने कोशिश की तो आइए देखते हैं। हमारा पहला अनुमान ये है कि जो भी पृष्ठ हम चुने उसे चादर के सामने या पीछे सपाट होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमने पहले देखा कि ऐसे सपाट पृष्ठ जो समानांतर हो उन पर विद्युत क्षेत्र हर जगह समान होता है, और हम इसे अपने लाभ के लिए उपयोग कर सकते हैं। दूसरी बात, जो भी पृष्ठ हम चुने उसे चादर के आर पार जाना चाहिए। ऐसा इसीलिए क्योंकि तभी हम कुल आवेशों को परिबद्ध कर सकते हैं, टोटल चार्जेस को एनक्लोज कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों को मिलाकर हम जिस पृष्ठ को चुन सकते हैं वो एक बेलन यानी एक सिलेंडर होगा। अगर हम इसे कोने से देखें तो बेलन कुछ इस तरह दिखेगा, जिसमें दोनों तरफ समान लंबाई होगी, दाईं ओर r और बाईं ओर भी r। अब हम गॉस के नियम का उपयोग कर सकते हैं। हम बाएं पक्ष को सरल बना सकते हैं और दाएं पक्ष को भी सरल बना सकते हैं और फिर गणना कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नया नहीं है, हम सभी फ्लक्स के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं और अनंत आवेश रेखा यानी इन्फिनिट लाइन ऑफ चार्ज के लिए ऐसा कर चुके हैं। इसलिए ये बहुत अच्छा होगा कि आप इसे रोकें और वास्तव में से खुद ही कोशिश करें हल करने की। ठीक है, अब हम फ्लक्स से शुरुआत करते हैं। पूरे बेलनाकार पृष्ठ यानी सिलेंड्रिकल सरफेस से कुल फ्लक्स क्या होगा? हम तीन अलग अलग पृष्ठों को पहचान सकते हैं। सामने वाला पृष्ठ जो ये फ्रंट साइड में है, पीछे वाला पृष्ठ बैक साइड वाला पृष्ठ, वक्रीय पृष्ठ यानी कि कर्व्ड सरफेस। चलिए पहले वक्रित पृष्ठ से फ्लक्स की गणना करते हैं। देखिए, विद्युत क्षेत्र रेखा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर जगह वक्रीय पृष्ठ के समानांतर है, और जब हम फ्लक्स की गणना करते हैं तो हम अदिश गुणनफल लेते हैं। जहां भी हम छोटे क्षेत्र dA को लेते हैं वहां इसकी दिशा सदैव पृष्ठ से बाहर की ओर होगी। इसलिए इस क्षेत्र सदिश यानी एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच जो कोण है वो 90 डिग्री होगा, और चूंकि cos 90 डिग्री शून्य होता है इसलिए वक्रित पृष्ठ से फ्लक्स भी शून्य होगा। अब सामने वाले पृष्ठ को देखते हैं। मान लेते हैं कि विद्युत क्षेत्र E है और ये क्षेत्र सदिश से समान दिशा में है, इसीलिए हमें मिलता है फाई बराबर E डॉट A, क्योंकि cos 0 डिग्री 1 होता है। तो सामने वाला फाई EA है। ठीक उसी तरह से पीछे वाले पृष्ठ के लिए फाई EA ही मिलेगा, तो कुल प्रवाह हो जाएगा 2EA,
और गॉस के नियम के अनुसार फाई टोटल या फाई संपूर्ण होता है चार्ज इनक्लोज बटे एप्सिलॉन नॉट। अब परिबद्ध आवेश की गणना करते हैं। चूंकि ये अनंत रूप से फैली हुई सतह है और आवेश समान रूप से वितरित है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा की बात करते हैं। सिग्मा की इकाई कूलम प्रति वर्ग मीटर होती है। तो यदि प्रत्येक वर्ग मीटर पर सिग्मा कूलम का आवेश है और हमारे सामने वाले पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, तो कुल परिबद्ध आवेश हो जाएगा सिग्मा a। अब इसे गॉस के नियम में डालते हैं। 2EA बराबर हो जाएगा a सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के। सरल करने पर हमें मिलेगा E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट। बिना किसी समाकलन के, बिना किसी इंटीग्रेशन के हमें उत्तर मिल गया। क्या शानदार हल था। अब इससे पहले कि हम समाप्त करें, क्या आपको इस सूत्र में कुछ दिलचस्प दिख रहा है? आप वीडियो को रोकिए और सोचिए। सबसे रोचक बात यह है कि इस सूत्र में r दूरी नहीं है। इसका अर्थ है कि विद्युत क्षेत्र दूरी r पर निर्भर नहीं करता। चाहे हम चादर के यानी शीट के कितने भी पास हो या दूर, विद्युत क्षेत्र का मान समान रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि अनंत आवेशित चादर एक समान विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करती है। हाँ, हालांकि अगर हम व्यवहारिक दृष्टिकोण से देखें तो अगर हमारे पास एक वास्तविक आवेशित प्लेट हो जो कि असीमित नहीं है, तो जब हम प्लेट के केंद्र के पास और काफ़ी करीब है तब हम इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन अगर हम दूर चले जाए तो विद्युत क्षेत्र धीरे धीरे कम हो जाएगा और हम इस सूत्र का प्रयोग नहीं कर सकते।